इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। हीट पंप क्या है? जो हीट को पंप कर दे, खींच दे। यानी जो हमारा एसी होता है रूम में लगा हुआ, उसको हम हीट पंप बोलते हैं, जो पूरे रूम को ही ठंडा कर दे, पूरे रूम की हीट को पंप कर दे, खींच दे। और रेफ्रिजरेटर होता है एक ऐसा छोटा हीट पंप जो किसी रूम के कॉर्नर को, जो हमारा फ्रिज होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जो बहुत छोटे वॉल्यूम को ही कूल करने का काम करे। यानी उसमें पंप लगा होता है, छोटा लगा होता है। जो एसी होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पावर का लगा होता है। तो ये किस तरह से काम करता है, देखो, इसको समझने के लिए हमें कार्नोट इंजन को एक बार देखना जरूरी है, जो हमारी इससे पहले की वीडियो है। इसमें हमने इससे पहले डिस्कस किया था कार्नोट इंजन के बारे में। तो कार्नोट इंजन में जो साइकिल थी, ये इसके रिवर्स है। यानी कार्नोट साइकिल का रिवर्सेबल प्रोसेस है ये हीट पंप, ठीक है। यानी प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिवर्सेबल प्रोसेस और एक इरिवर्सेबल प्रोसेस। कुछ प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं, जैसे कार्नोट इंजन यानी कार्नोट साइकिल, ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, जिसका रिवर्स प्रोसेस ये है हीट पंप। और जैसे बर्फ़ का मेल्ट होने के बाद फिर फ्रीज हो जाना, ये सब कैसे प्रोसेस हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सेबल है, जो रिवर्स ना हो सकें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हीट जनरेट हो जाना कहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होगी, क्या हीट से फिर दोबारा अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी? नहीं। फ्रिक्शन से हीट जनरेट होना, कागज का जल जाना, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो इरिवर्सेबल प्रोसेस हैं। तो हीट पंप को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ पर भी जाना होगा। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ तो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। जब किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी दी जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और कुछ वर्किंग सब्सटेंस में एनर्जी, वर्किंग वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ओबियसली हीट कहाँ से कहाँ को ट्रांसफ़र होती है? हम जानते हैं जनरली हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो होती है। लेकिन साइंटिस्ट क्लासियस ने बताया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है कि हीट कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेस की तरफ को, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ को अगर हीट ट्रांसफ़र हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाए। यही थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ है कि अगर हमें, ये तो हम जानते ही हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो होती है, लेकिन अगर हीट को हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ को फ्लो कराना हो तो हमें एक वर्क करना होगा, ठीक है। विदाउट वर्किंग ये पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट और एक्सटर्नल वर्क। तो इन्हीं कुछ सिद्धांतों पर ये रेफ्रिजरेटर भी काम करता है। तो ये एक्चुअली क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है, किसका? कार्नोट साइकिल का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके भी तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है सोर्स। ये हाई टेम्परेचर प्लेस है। अगर घर में, हमारे रूम में एसी लगा हुआ है, तो अगर घर में एसी लगा हुआ है तो जो हमारा रूम है वो सिंक का काम करता है, ठीक है। ये इसमें थर्ड पोर्शन पे इसमें सिंक दिखाई गई है, कोल्ड प्लेस। और ये सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर सोर्स का काम करेगा। और बीच में है इसका एक पार्ट वर्किंग सब्सटेंस। तो इसके कुल कितने पार्ट हैं हमारे रेफ्रिजरेटर के? कुल तीन पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट पे सोर्स, दूसरे पे वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरे नंबर पर है सिंक, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग है वो, उसके भी कुल चार ही प्रोसेस हैं कार्नोट साइकिल की तरह। तो कार्नोट साइकिल की तरह ही इसके चार प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या होगा? देखो, वर्किंग सब्सटेंस एक ऐसी गैस होती है जो कंप्रेस होने के बाद ठंडी हो जाए और लिक्विफाइड हो जाए, तो फ्रीऑन गैस इसमें यूज होती है एज ए वर्किंग सब्सटेंस। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस में हम जो फ्रीऑन गैस है इसको कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं। जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये गैस लिक्विफाइड हो जाती है कंप्रेसर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ाने से ये लिक्विफाइड हो जाती है, और अचानक इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना। यानी कंप्रेसर से ने कंप्रेस किया पहले प्रोसेस में, और ये गैस लिक्विफाइड हो गई हाई प्रेशर पर, और वॉल्यूम प्रेशर इसका अचानक गिर गया, हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि जब वो गैसियस स्टेट में थी तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो
जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो इसका अचानक प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज होने की कंडीशन, इनिशियल स्टेट हम मान रहे हैं ये ए पॉइंट से, जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो जैसे हमने कंप्रेसर से इसको कंप्रेस किया है तो ये लिक्विफाइड होगी और ठंडी हो गई गैस, और इसका प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। यानी ए पॉइंट से यहाँ पे आ गया। लेकिन हमने बता रखा है कि एक चीज़ घटेगी तो दूसरी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। एक में चेंज कम आएगा तो दूसरे में ज़्यादा आएगा। थर्मोडायनामिक सिस्टम में, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हमें ट्रिक याद रखनी है कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरा प्रेशर या वॉल्यूम में, और एक में अगर ज़्यादा चेंज होगा तो दूसरे में कम होगा। तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके उल्टा यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, बहुत ना के बराबर। तो ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आ गया। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए से बी पॉइंट पर आ गया कुछ इस तरह से। क्लियर? बी पॉइंट पर यह आ गया, बी पॉइंट पर इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट प्रोसेस, ठीक। अब फर्स्ट प्रोसेस के बाद हम अब बारी आती है सेकंड प्रोसेस की, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में तो हमने गैस को कंप्रेसर से कंप्रेस कर लिया, लेकिन जैसे ये हमें पता है कंप्रेस होने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो गया, ये ठंडी हो गई, क्योंकि लिक्विफाइड होगी, फ्री ऑन गैस ठंडी हो जाती है लिक्विड में जब इसका हाई प्रेशर किया जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये सिंक से हीट को, हमारे रूम जो सिंक की तरह यूज़ हो रहा है, वहाँ से हीट को ट्रांसफ़र कर लेगी, यानी Q2 हीट को ट्रांसफ़र कर लिया इसने। तो जैसे हीट को ट्रांसफ़र करेगी तो हीट का ट्रांसफ़र हो गया। हीट का ट्रांसफ़र मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और जैसे ये फ्री ऑन गैस हीट को एब्जॉर्व करेगी सिंक से, तो ये पहले ही कंडीशन में आ जाएगी, यानी मॉइस्चर बन जाएगा इसके अंदर ही अंदर, और इसका वॉल्यूम अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी घटेगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो स्टेट, थर्मोडायनामिक सिस्टम के पैरामीटर्स की स्टेट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक। ये सी पॉइंट पर प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर T2 ही रहा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर T2 ही रहा है इसमें। तो ये सेकंड प्रोसेस है। सिंक से वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्व कर ली है, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे ही वर्किंग सब्सटेंस ने हीट एब्जॉर्व की तो ये फिर दोबारा कर इसका वॉल्यूम दोबारा कर बढ़ गया, और वो लिक्विफिकेशन वगैरह वो थोड़ा सा चेंज हुए उसकी कंडीशन में, और वो फिर गैसियस स्टेट में आ गई, और प्रेशर भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और तो हम अब क्या करेंगे, कंप्रेसर फिर स्टार्ट कर देंगे। कंप्रेसर ने इस वर्किंग सब्सटेंस को फिर दोबारा कर कंप्रेस कर दिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में कंप्रेस ने प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ने से वो लिक्विफाइड नहीं हुई गैस। जब कोई मॉइस्चर नहीं था, रूम का कोई मॉइस्चर, गर्मी, हीट नहीं थी, तब तो वो पहली प्रोसेस में लिक्विफाइड हो गई थी, प्रेशर डिक्रीज हो गया था। लेकिन अब जैसे ही कंप्रेसर ने प्रेशर बढ़ाया तो वो लिक्विफाइड नहीं हुई, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है, उसमें हीट है। तो जैसे ही कंप्रेसर ने प्रेशर बढ़ाया, गैस को कंप्रेस करने की कोशिश की, तो वहाँ पर क्या हुआ, अचानक प्रेशर बढ़ गया, हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर की वैल्यू कहाँ होगी, अचानक इंक्रीज हो गई। जैसे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। जब प्रेशर, पहले प्रोसेस में देखो, जब प्रेशर कम हुआ था तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा था बायल लॉ से, और एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर की क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होती है। यहाँ पर कंप्रेसर ने प्रेशर को बढ़ाया और वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आएगी, यानी यहाँ पे पहुँच गया। तो हमें ये अपना प्रोसेस मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये मिल गया हमें डी पॉइंट में प्रेशर हो गया P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर T1 से क्या हो गया, T2 से T1 हो गया, ठीक है। चेंज हो गया टेम्परेचर, हाई प्रेशर कर दिया हमने। ये हुआ थर्ड प्रोसेस समाप्त यहाँ पर।
अब फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, जब दोबारा कर इस थर्ड प्रोसेस में जब कंप्रेसर ने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो हाई प्रेशर होने की वजह से वर्किंग सब्सटेंस क्या रिलीज कर देगा यहाँ से वही हीट पार्टिकल्स को, हीट को सोर्स की तरफ को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर की वजह से जो वर्किंग सब्सटेंस में से जो हीट है वो बाहर को आउट हो जाएगी, यानी जैसे ही हीट आउट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वर्किंग सब्सटेंस में क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर, हीट बाहर निकल गई। जैसे ही हीट बाहर निकल जाएगी, इसका वॉल्यूम दोबारा कर डिक्रीज हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत वॉल्यूम में तो कमी आएगी, वॉल्यूम में अचानक, क्योंकि हीट तो निकल गई इसमें से, जब हीट ही निकल गई तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो गैस क्या होगी, अपने पहले ही सिस्टम में, पहली ही अवस्था में पहुंच जाएगी। ठीक है, पहली अवस्था में पहुंच जाएगी। तो हमने बता रखा है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स विभिन्न स्टेटों से होते हुए अपनी पहली ही स्टेट में आ जाएं, वेरियस स्टेट से होते हुए अपने पहली ही स्टेट में आ जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जो हमारा कार्नोट साइकिल था वो था क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये कार्नोट साइकिल का इन्वर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रेफ्रिजरेटर की एक साइकिल पूरी हो जाती है। फिर अगेन दोबारा कर हम कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, फिर वो कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ाता है तो गैस लिक्विफाइड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जैसी गैस ठंडी होती है तो सिंक से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इस तरह से साइकिल्स लगातार चलती रहती हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या, इस प्रोसेस में सिंक से हीट ट्रांसफर एब्जॉर्ब की गई Q2, ठीक है, और इस प्रोसेस में वर्किंग हुई और वर्किंग के बाद Q1 हीट को रिलीज कर दिया गया एटमॉस्फेयर के लिए। तो हमने देखते हैं कि जो हमारा एसी होता है, एसी का एक पार्ट क्या काम करता है, वो बहुत गर्म होता है, वहाँ से गर्म हवा निकलती है बाहर को। तो जिस गर्मियों के दिनों में अगर कहीं एसी लगा हुआ होता है तो उसके बैक पार्ट के तरफ को जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। वो यही पार्ट, क्यों, क्योंकि उस पार्ट से बाहर को हीट निकल रही है, ये Q1 निकल रही है वहाँ पे। तो देखें जरा इसकी वर्किंग को देख लें, तो Q2 हीट एब्जॉर्ब की इसने, और यहाँ पर वर्किंग भी हुई है कंप्रेसर के द्वारा, तो कुछ हीट डेवलप होगी। तो जो वर्किंग हुई वो और जो हीट एब्जॉर्ब करी वो मिलकर जो हीट डेवलप होगी Q1 निकल के आएगी। यानी जो हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, यहाँ को हीट की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कुछ हीट इस वर्क की वजह से भी जनरेट हुई होगी। तो Q2 में जो Q2 हीट ऑब्जॉर्ब्ड हुई तो वहाँ से कुछ कंप्रेसर ने वर्क किया, तो इन दोनों ने मिलके जो एक नई हीट जनरेट की, वो हमने इसको सोर्स को रिलीज कर दी गई है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा। तो यहाँ पर ओवरऑल W क्या आया, यहाँ से W की वैल्यू क्या आई, W की वैल्यू आई Q1 माइनस Q2। तो ये है स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की वर्किंग। अब हम बात करेंगे इसमें रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस के बारे में जिसे करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने बात की थी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की वर्किंग के बारे में, और हमने बताया था कि ये जो वर्किंग है इसकी, ये कार्नोट साइकिल के रिवर्स काम करती है। तो अब हम बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो अल्फा से डिनोट करते हैं हम इसको, और जो परफॉर्मेंस होती है वो एफिशिएंस, तो वर्क डन निकालते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे वर्क कितना हो रहा है ना, और कितनी हीट को उसने एब्जॉर्ब किया था। ठीक है ना, कितनी हीट को रिलीज किया था, सॉरी, Q1। तो Q1 अपॉन W हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो अल्फा आ गया, ये है परफॉर्मेंस। अगर हम इसकी रिलेशन देखें तो इसमें एफिशिएंसी के साथ कैसे रिलेट करती है, ये अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस 1, इधर 1 क्या है तो इधर भी 1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्चुअली कितनी हीट एब्जॉर्ब की हम ये देखेंगे। ठीक है, कितनी हीट सिंक से एब्जॉर्ब की और कितना वर्क किया है, इसका रेशो होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सिंक से कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी Q2, और कितना वर्क क्या है, वर्क कंप्रेसर ने उसको एब्जॉर्ब करने के लिए W, इसका रेशो होता है परफॉर्मेंस। ठीक,
तो यहाँ से देखें Q1 माइनस Q2 में +1 करो तो अल्फा +1 आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, ये हो गया Q1 माइनस अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये है एफिशिएंसी का इन्वर्स, यानी 1 अपॉन ईटा के बराबर है ये जो वैल्यू है। तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं कि अल्फा +1 जो होगा वो 1 अपॉन ईटा के बराबर, एफिशिएंसी का इन्वर्स, या ऐसे लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए स्टूडेंट्स। परफॉर्मेंस जो होती है वो होती है कि कितनी हीट एब्जॉर्व की है एक साइकिल में किसी हमारे हीट पंप ने, और कंप्रेसर ने कितना वर्क किया है। ठीक है, उसके रेशो को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको परफॉर्मेंस। ठीक, यहाँ से W को हमने यहाँ से Q1 माइनस Q2 ले लिया, क्योंकि Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 था, तो W होगा Q1 माइनस Q2। और यहाँ से हमने इसको इजीली ड्राइव करके इस परफॉर्मेंस का एक, तो परफॉर्मेंस तो दो स्टूडेंट यहीं पे हो गया क्लियर इसका फॉर्मूला। और अगर हम इसको देखें एफिशिएंसी के साथ रिलेट करके, तो ये एफिशिएंसी का रिलेशन भी हम इसमें ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।